नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ी तबीयत नहीं सही है, तो हो सकता है एक-एक दिन गैपिंग पे वीडियो अपलोड हो। और जो वीडियो है आप सभी को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये जो वीडियो है आप सभी के लिए, जितनी भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और आप इसे टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज जो हमारा ये पेपर है वो देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी 2015 में, यह वह पेपर है सॉरी माफ़ करिएगा, यह 2015 में जो परीक्षा हुई थी वह पेपर है। ठीक है, तो आज हम इसे यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे। पहला जो प्रश्न है वह है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। विकल्प दिया है 4। इन चारों विकल्पों में हमें सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, जिनधर्म सूरी। जिनधर्म सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। ठीक है, और 12वीं शताब्दी में, ठीक 12वीं शताब्दी में जिन दत्त सूरी द्वारा यह लिखा गया उपदेश रसायन रास, ठीक है, कह सकते हैं जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ठीक है, और अगर हम बात करें रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का जो श्रेय है वह भरतेश्वर बाहुबली रास से स्टार्ट होता है, जिसके रचयिता शालिभद्र सूरी जी हैं। ठीक है, और भरतेश्वर बाहुबली रास का समय है 1184 ईस्वी। उपदेश रसायन रास की बात करें तो इसमें 80 पद्यों का नित्य गीत रास लीला काव्य है। ठीक है, 80 पद्य हैं इसमें। ठीक है, उपदेश रसायन रास में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इनका मौलिक है या फिर कौन सा अनुदित है। ठीक है, हम बात करें अगर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है तो विद्या सुंदर। यहाँ पे जो इनका नाटक दिया गया है विद्या सुंदर, वह इनका अनुदित नाटक है। ठीक है, और किस चीज़ से अनुदित है? यह जो नाटक है 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संस्कृत के चौर पंचाशिका, ठीक है, संस्कृत के चौर पंचाशिका नाम का नाटक था, वहाँ से इसको अनुदित किया है। ठीक है, इसके अलावा इनका देखिए हिंसा न भवती, चंद्रावली और अंधेर नगरी, ये तीनों मौलिक नाटक है। ठीक है, अगर हम इनके मौलिक और अनुदित नाटकों की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने टोटल माना जाता है कि 17 नाटक लिखे, जिसमें से इनके जो मौलिक नाटक थे वो 8 और जो इनके अनुदित नाटक थे वो 9 है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अगर आपको संख्या में कम ज़्यादा लगे तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, बाकी हमें जहाँ तक लगता है यही है। ठीक है, तो अगर हम इनके कुछ अन्य अनुदित नाटकों की बात करें तो रत्नावली एक है इनका सबसे पहला अनुदित नाटक, रत्नावली। ठीक है, जिसको इन्होंने अनुवाद किया 1868 ईस्वी में, सेम टाइम जो विद्या सुंदर का है वही। ठीक है, 1868 ईस्वी में। और रत्नावली जो है वह संस्कृत के रत्नावली नाटिका से अनुदित है। ठीक, इसके बाद इन्होंने विद्या सुंदर का किया। तीसरे नंबर पर इनका आएगा पाखंड विडम्बन, ठीक है, जो कि इन्होंने किया 1872 ईस्वी में। और यह पाखंड विडम्बन प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत के नाटक से अनुदित है। अगला बात करें तो धनंजय विजय जो है वो 1873 ईस्वी में धनंजय विजय नाम के संस्कृत के नाटक से अनुदित किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और इसके बाद मुद्रा राक्षस नाम का नाटक, जो संस्कृत में ही इसी नाम से है, मुद्रा राक्षस के नाम से, उसको अनुवाद किया इन्होंने
1878 ईस्वी में, ठीक है। मुद्रा राक्षस को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। दुर्लभ बंधु को 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संस्कृत के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से अनुवाद किया, ठीक। इसके उपरांत सत्य हरिश्चंद्र को 1875 ईस्वी में, इसके पहले कर्पूर मंजरी को इन्होंने संस्कृत के ही कर्पूर मंजरी से अनुवाद किया। सत्य हरिश्चंद्र जो है वो चंड कौशिक नाम का संस्कृत नाटक था, उससे अनुवादित किया। और भारत जननी नाम का इनका एक नाटक है जो इन्होंने भारत माता नामक मूल नाटक से इसको अनुवादित किया 1877 ईस्वी में। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ अनुदित नाटक थे। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 1960 ईस्वी में। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की स्थापना जो है वह 3 मई 1960 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई, ठीक है। नई दिल्ली में, ये आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे श्री हरि बाबू कंसल थे, ठीक है, जिनका उद्देश्य था केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और संबद्ध कार्यालयों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और साथ ही साथ हिंदी को आगे बढ़ाने का इन्होंने मार्ग प्रशस्त करना और साथ ही इस दिशा में किए जाने वाले कार्यों में सहयोग देना इसका मूल उद्देश्य था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ठीक, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में गुसाई विट्ठल नाथ ने अपने पिता पुष्टिमार्ग के जो संस्थापक थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उनके 4 शिष्यों को लेकर के और इन्होंने अपने 4 प्रधान शिष्यों को लेकर के एक अष्टछाप की स्थापना की, जिसे अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों की बात करें तो कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे कुंभन दास जी, ठीक, दूसरे नंबर पे सूर्यदास जी, तीसरे नंबर पे कृष्णदास जी, चौथे नंबर पे परमानंद दास जी, ठीक। और विट्ठल नाथ जी के 4 शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो इन 8 लोगों को लेकर के गुसाई विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है, तो इनमें से कौन सी प्राचीनतम आत्मकथा है? तो सही विकल्प है डी अर्धकथा, ठीक है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा जो है वो अर्धकथा है और इसकी रचना 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में, ठीक, ब्रजभाषा पद्य में किया था बनारसी दास जैन ने, ठीक है। और बात करें 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने मेरी आत्मकहानी, ये जो है मेरी आत्मकहानी, हिंदी की ये प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है, ठीक। अगर पूछा हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा तो वो अर्धकथा है जो कि बनारसी दास जैन ने लिखा था। और अगर हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कहे तो मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा जो लिखी गई थी। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो मेरी जीवन यात्रा है उसको दे बात करें तो ये है राहुल सांकृत्यायन जी का, ठीक, 1946 ईस्वी में लिखा इन्होंने, ये राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है, ठीक है। आत्मकथा की बात करें तो 1947 ईस्वी में
इसे लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, देरिदा, ठीक है। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो देरिदा फ्रांसीसी दार्शनिक थे। और इनकी देरिदा की हम रचनाओं की बात करें तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस, ठीक है। और इसके साथ इनकी जो 2 रचनाएं हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। अगले प्रश्न के पर आएंगे। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, तो देखेंगे इसमें सही विकल्प है हमारा बी, शक्ति। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जो है शक्ति, वो महाभारत से संबंधित नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो महाभारत से संबंधित या महाभारत के पात्रों, उसके प्रसंगों, उसके उपाख्यानों पर आश्रित जो इनके काव्य लिखे गए वो कौन कौन से हैं। तो वो काव्य हैं इनके जयद्रथ वध, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जयद्रथ वध, ठीक, वन वैभव और वक संहार, सैरंधी, हिडिंबा, ठीक है, जय भारत, है ना। और ये सब इन्होंने महाभारत के पात्रों पर आश्रित लिखा है, ठीक है। जो ये शक्ति है यह महाभारत से संबंधित नहीं है। शक्ति जो है ये माँ दुर्गा के शौर्य और देव दानव संग्राम वर्णित खंड काव्य है, ठीक है। शक्ति में क्या है, माँ दुर्गा के शौर्य को दिखाया है और देवताओं और दानवों का जो महासंग्राम हुआ था उस पर आधारित एक खंड काव्य है, ठीक। और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुत्रिक कवि मात्र कहा है। क्या कहा है, खुद को इन्होंने यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, कौटुत्रिक, ये टा है, कौटुत्रिक कवि मात्र, ठीक, इन्होंने अपने आप को ये कहा है, ठीक। चलिए, और इन्होंने जब भारत भारती लिखा था तो इन्हें महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन चारों विकल्पों में अगर हम देखेंगे कौन सा सही विकल्प है तो वह है सी, रूपकाति संयोक्ति, ठीक है। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, इसमें रूपक और अतिशयोक्ति 2 अलंकार हैं, ठीक है। जहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से ही उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक। अगर हम वक्रोक्ति अलंकार की बात करें तो वक्रोक्ति अलंकार वह होता है जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता ने जिस अभिप्रेरित आशय से जो चीज़ें कही है उसका भिन्न अर्थ अगर लगा ले तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हीं उचित ताप मुँह कहाँ भागूं, ठीक है। श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार वह है जिसमें एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। यहाँ पे जो पानी शब्द है उसमें उसका कई अर्थ है, हर जगह पे अलग अलग, ठीक है। दृष्टांत अलंकार की बात करें तो दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए और वाचक शब्द का उल्लेख ना हो, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। बाकी आपको अलंकारों को पढ़ना है तो हमने विस्तार से पढ़ाया हुआ है, हमारे चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर कुल मिलाकर है रूपकाति संयोक्ति, ठीक। आगे बढ़ेंगे। लिपियों का सही क्रम हमें बताना है कि कौन सा सही क्रम है, ठीक है। इस प्रश्न में तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सर्वप्रथम चित्रलिपि, ठीक है। चित्रलिपि का विकास हुआ, फिर सूत्रलिपि, फिर
पहले चित्र बनते थे, फिर सूत्र लिपि आई, फिर प्रतीक चिन्ह आने लगे, प्रतीक चिन्ह, फिर भाव मूलक लिपि, फिर ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, इसका यही विकास का सही क्रम है। लिपियों पर ही कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत में जितनी लिपियां हैं सभी अक्षरात्मक हैं। ठीक है, रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक है। ठीक है, हमारे प्राचीन समय में 3 लिपियां विकसित थी, एक सिंधु घाटी लिपि, एक खरोष्टी लिपि और एक ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और उसके बाद नागरी लिपि। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह उक्ति किसकी है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह जो पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि खुसरो का लक्ष्य जो था वो जनता का मनोरंजन था, पर कबीर जो थे वो धर्मोपदेशक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक इम्पॉर्टेंट कथन यहीं पे है कि सीधी भाषा में कबीर के संदर्भ में कि सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। ठीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक कथन है कबीर के संदर्भ में। वे कहते हैं कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा यमुना एक साथ बहा दी है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वह अलंकार कौन सा होता है? ठीक है, अभी अभी हमने बताया अगर बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, जैसे पंगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोय। ठीक है, विभावना अलंकार क्या है? जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बितु नाना, ऐसे करके जो पंक्ति है उसका उदाहरण हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है कि उपमेय में जब उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वह देखा वन के अंतराल से निकले, मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले, मनु मानहु जनु जानहु, उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रतीक चिन्ह है। रूपक की बात करें तो रूपक जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकस्यों संत सरोज वन हर से लोचन भृंग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं जिन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सी काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो पहली पंक्ति है विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ। एक अन्य पंक्ति है तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। अगली पंक्ति है विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ से टकराएगा, ग्रह पथ में टकराएगा। अगली पंक्ति है मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रसाद, अज्ञेय, निराला और मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का हम जो सही उत्तर देखेंगे तो सही उत्तर है बी। ठीक, विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, यह कथन है निराला का। ठीक है, तरल आकांक्षा से है भरा सो आ रहा आशा का आह्लाद, यह जो पंक्ति है वह है प्रसाद की। और विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, यह पंक्ति अज्ञेय जी की है। और मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, यह पंक्ति मुक्तिबोध की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है डी, भवभूति ने। भवभूति ने ही करुण रस को सिर्फ एकमात्र रस माना। और ये उत्तर रामचरित इनकी जो रचना है भवभूति की उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम। इन्होंने अपने इस काव्य में करुण रस की महत्ता और व्याति का मुक्त घोष किया है। ठीक है, इन्होंने मतलब करुण रस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय जो है वो रस निष्पत्ति है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न पे। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए 1954 ईस्वी। ठीक है, 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन जगदीश चंद्र गुप्त ने, ठीक है, जगदीश चंद्र गुप्त ने संपादन किया। ठीक है, नई कविता नाम की पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता का आरंभ माना जाता है। इसका जो नाम दिया है, नाम किसने दिया नई कविता का, तो वह अज्ञेय जी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका नामकरण अज्ञेय जी ने किया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बाद में नए पत्ते का जो जनवरी फरवरी में 1953 में अंक आया था, वह यह नई समीक्षा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था उसमें। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सॉरी, चलिए आगे देख लेते हैं। निबंध संग्रह दिया है, निबंधकार दिया है और हमें सुमेलित करके बताना है कौन सा निबंध किसका है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। ठीक, जैनेन्द्र का जो निबंध है वह है साहित्य और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है वह है विचार प्रवाह। ठीक है, कुबेर नाथ राय जी का जो निबंध है वह है निषाद बांसुरी। और हरिशंकर परसाई का जो निबंध है वह है पगडंडियों का जमाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पंक्ति दिया है, चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल हुई ज्यों गरासा। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है डी, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण नहीं है। इस पंक्ति में विरह का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग है और विरह वियोग श्रृंगार है। ठीक है, प्रकृति का कोई आलंबन चित्रण यहाँ पे नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस बोली में नद और नध के स्थान पर नन्न और नह हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, भोजपुरी में। ठीक है, भोजपुरी बोली में नद और नध को नन्न और नह कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है तो हमने भाषा विज्ञान का एक वीडियो अपलोड किया है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, और भोजपुरी बोली की बात करें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और इकार बहुला है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नवनाथों में से इनमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, देवसेन। देवसेन नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। देवसेन जो हैं वो जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और नवनाथ जो हैं वो नाथ पंथ के अंतर्गत आते हैं। नाथों की संख्या 9 है। 9 कौन कौन है, नागार्जुन और जड़ भगत, हरिश्चंद्र। ये जो हम बता रहे हैं क्रम, ये गोरख सिद्धांत संग्रह में जो नवनाथों के नाम दिए गए हैं उनका नाम है। ठीक है, नागार्जुन, जड़ भगत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गौरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। ठीक है, ये सभी नाथ हैं। ठीक है, नवनाथ हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवसेन जी जैन साहित्य से संदर्भित हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। ठीक, रूपाभ पत्रिका में। ठीक, हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और रिपोर्टाज के जनक जो हैं वो शिवदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। और पहला रिपोर्टाज जो था वो लक्ष्मीपुरा। ठीक है, कौन सा रिपोर्टाज था, लक्ष्मीपुरा। और कब लिखा गया, तो 1938 ईस्वी में लिखा गया था, और मतलब इसी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है, कौन सी इस पंक्ति में शब्द शक्ति है, आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुराण निलादे, ज्यों बंजारे ठाड़े। ठीक है, तो इसमें कौन सी है शब्द शक्ति, तो इस प्रश्न में व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति है।
व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को ही व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उसका अर्थ गंगा में है, तो यहाँ पे भी व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति की बात करें तो जहाँ शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक मतलब तुरंत उसका अर्थ उसको तुरंत ज्ञात हो जाए, ठीक है, वो अभिधेय या वाच्यार्थ होता है। ठीक है। और इस अभिधेय का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हमें फल खाने चाहिए, तो हमें मतलब क्लियर पता चल रहा है हमें फल खाने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें लक्षणा शब्द शक्ति की, तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित को जो अन्य अर्थ रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर ग्रहण कर लिया जाए, मतलब कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे और लक्ष्यार्थ को बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मोहन गधा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये लक्षणा शब्द शक्ति होगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी 1909 ईस्वी। ठीक है। 1909 ईस्वी में हरिऔध जी ने काव्योपवन का लिखा था, प्रकाशित हुआ था यह। हरिऔध जी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काव्य का सूरदास कहा है। ठीक है। हरिऔध जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाम्बुआरिद 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901 ईस्वी, चोखे चौबदे 1932, प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1941। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है। और भी इनकी जो रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य थी हमने वहाँ पे बता दिया। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो हम सभी जानते हैं ध्रुव स्वामिनी में। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसमें इन्होंने नारी समस्या को उठाया है। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। ठीक है। यह एक समस्या नाटक है। ठीक। इसमें अनमेल विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त जो नाटक है इसका समय है 1931 ईस्वी, और इसका कथानक जो है वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक अलछेंद्र सिकंदर के आक्रमण, नंदवंश के नाश और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा पर आधारित है। ठीक है। राजश्री की बात करें तो राजश्री नाटक 1915 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया, और इसका जो आधार है वह हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। स्कंदगुप्त की हम बात करें तो 1928 ईस्वी में स्कंदगुप्त को लिखा गया, और इसका जो विषय है इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहाँ पे आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी अपक्षय, मतलब जो उसका पतन हो रहा था, उसके लक्षण प्रकट होने लगे थे। तो उन चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ कहानी किससे संबंधित है? यहाँ दिया है आ कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी और सचेतन कहानी। ठीक है। हमें सुमेलित करना है। कुछ कहानी मतलब कहानियाँ आंदोलन है और उनके प्रवर्तक हैं। तो हम अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए। आ कहानी आंदोलन जो है वो गंगा प्रसाद बिमल से संदर्भित है। सक्रिय कहानी जो है वह राकेश वत्स से संबंधित है। समांतर कहानी कमलेश्वर से संबंधित है, और सचेतन कहानी महीप सिंह से संबंधित है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी जो है रचनाएं दी हैं, एक तरफ लेखक दिए हैं और हमें सुमेलित करना है। ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है सी। ठीक है। पेरी इप्सुस जो है वह लोंजाइनस की रचना है। ठीक है। पोइटिक्स की बात करें तो वह अरस्तु की रचना है।
एस्थेटिक्स की बात करें तो वह क्रोंचे की रचना है और इयोन जो है वह प्लेटो की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रमुख पंक्तियों के रचयिता हैं, कौन इस पंक्ति के रचयिता है? प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लहयो शरण चित चाहिके जुगल स्वरूप ललाम। तो इस पंक्ति के कौन से रचयिता हैं? तो इस प्रश्न के जो रचयिता हैं वह है रसखान जी। सही विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। ठीक है। रसखान के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान के ही संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। ठीक है। रसखान की प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त नाटक का चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता? ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सही विकल्प क्या है, तो वह है ए सुवासनी। सुवासनी जो है वो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी, बल्कि सुवासनी शकटार के प्रति प्रेम भाव रखती थी। इसके अलावा कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका ये सभी चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। चंद्रगुप्त नाटक जो है वह 1931 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। इसके कुछ प्रमुख पात्रों की बात करें तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, शकटार, सिंहरण, आम्भीक, राक्षस, पर्वतक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासनी इत्यादि। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं, कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, हम सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। उन्होंने ही क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ माना है। क्रोंचे जो हैं वो पाश्चात्य दार्शनिक हैं और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स जिसे इन्होंने लिखा 1920 ईस्वी में, डिफेंस ऑफ पोएट्री जिसे इन्होंने लिखा 1933 ईस्वी में, और एस्थेटिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले जो विद्वान हैं वो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है रामविलास शर्मा के संदर्भ में कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रमाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस नाटक से है, तो सही विकल्प है डी आधे अधूरे। ठीक है। आधे अधूरे से संबंधित है यह। आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश जी का प्रमुख नाटक है और जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो महेंद्रनाथ सिंघानिया, अशोक जगमोहन, सावित्री, किन्नी बिन्नी चुनेजा। ठीक है। और अगर हम बात करें 8वां सर्ग की, तो 8वां सर्ग जो है वो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है और यह लिखा गया 1976 ईस्वी में। अंधा युग धर्मवीर भारती जी का नाटक है और यह लिखा गया 1955 ईस्वी में। और चंद्रकांता जो है वो देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है और यह लिखा गया 1888 ईस्वी में। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? पंक्ति है, यह तन जारो छार के कहो न पवन उड़ाए, मकुते ही मारग उड़ी पड़े कंत धरे जहाँ पाँव। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है
कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प है ए, अभिलाषा। ठीक है, वो अभिलाषा, वो इच्छा कर रही है। ठीक है, यह जो है जायसी के पद्मावत से लिया गया है, जिसमें नागमती के विरह वर्णन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा है और महत्वपूर्ण है। 344 ए में। ठीक है, सही विकल्प है सी। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हमने विस्तार से आप सभी को बताया है। निम्नलिखित में से कौन एक राम भक्त हैं, राम भक्त कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नाभादास। ठीक है, नाभादास जो हैं वो तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि हैं और इन्होंने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा को सूत्रपात किया। ठीक है, इन्होंने 1585 ईस्वी के आसपास भक्तमाल की रचना ब्रजभाषा में की, जिसमें 200 कवियों का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है। उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को इन्होंने 316 छप्पयों में वर्णित किया है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। तो सही उत्तर क्या है? डी, समय, स्थान और कार्य की एकता। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे वह संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और वो कहते हैं कि इसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से में सम्मिलित नहीं है? तो विश्वनाथ। ठीक है, सही विकल्प है ए, आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो अलंकार संप्रदाय से में सम्मिलित नहीं है। वे रस संप्रदाय के आचार्य हैं और उन्होंने रस की परिभाषा भी दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, तो ये रसवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य नहीं है। इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा माना था और रति या वत्सल को स्थायी भाव मानकर वात्सल्य नाम के 10वें रस का प्रतिपादन भी किया था। अलंकार संप्रदाय की बात करें तो उसके जो प्रवर्तक हैं, प्रतिष्ठापक जो हैं वो आचार्य भामा हैं और प्रमुख आचार्यों में अलंकार संप्रदाय के दंडी और उद्भट को और रुद्रट इन्हें माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है डी, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह तार सप्तक की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है। ये केदारनाथ सिंह तीसरे तार सप्तक में आते हैं। ठीक है, तीसरे तार सप्तक के कवियों में आते हैं। तार सप्तक की जो रचना हुई थी 1943 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अज्ञे जी के द्वारा, और चार तार सप्तक टोटल प्रकाशित हुए। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। तार सप्तक में जो प्रमुख संकलित कवि थे वह थे अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है। कब माना जाता है? 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, यह इन्हीं का कथन है और ये कहते हैं कि क्या जरूरत है कि शब्दों की जितनी कलाबाजियां हों वह सब काव्य ही कहलाएं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है, कुछ उपन्यास दिए हैं, उपन्यासकार दिए हैं और हमें उन्हें सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। ठीक है, मुर्दों का टीला जो है वह रांगेय राघव जी का उपन्यास है। डूबते मस्तूल जो है वह नरेश मेहता का उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है और लाल टीन की छत्र निर्मल वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? ठीक है,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर है बी 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह को जब अंग्रेज सरकार की ओर से सितारे हिंद की पदवी मिली थी तो सितारे की तुलना में 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि के प्रस्ताव पर इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। और भारतेंदु जी रसा नाम से उर्दू में शायरी लिखा करते थे, ठीक है, रचनाएं किया करते थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंधा युग में उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी माता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, धृतराष्ट्र। मेरी माता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी, यह कथन धृतराष्ट्र का है, ठीक है। अंधा युग जो है वह धर्मवीर भारती द्वारा रचा गया काव्य नाटक है और यह 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक गीति नाट्य है, ठीक है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर यह आधारित है, ठीक है। इसमें युद्ध और युद्ध के बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी एक, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी दो, बलराम, कृष्ण, बहुत सारे और भी पात्र इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है तो कौन है? वह है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है, काव्यालंकार, ठीक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है काव्यालंकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमें लगता है इसमें शायद विकल्प बी सही होगा। आप सभी देख के हमें कमेंट करिएगा कौन सा सही है, बी या डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ स्थापनाएं दी हैं और उसमें तर्क हमें के माध्यम से बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य। कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित हैं। तर्क दिया है क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे ए वाला कथन सही है और यहाँ जो तर्क दिया है वो गलत है। कुंवर नारायण की जो काव्य कृति है चक्रव्यूह वह जो है क्षणवाद की रचना से प्रेरित है, ठीक है, लेकिन क्षणवाद जो है वो छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो देवदासी कहानी है उसके लेखक प्रेमचंद जी नहीं हैं। देवदासी कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। और प्रेमचंद की बात करें तो इन्हें कहानी का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने कहा था प्रेमचंद जी ने कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं होली का उपहार, बड़े घर की बेटी, मुक्ति मार्ग, पूस की रात, अलगौझा, नमक का दरोगा, ईदगाह, सवा सेर गेहूँ, सज्जनता का दंड, ठीक है, ये सारी इनके महत्वपूर्ण कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। आगे बढ़ेंगे, मिलान करना है। कुछ पुस्तकें दी हैं और लेखक दिए हैं, हमें सुमेलित करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प है वह है सी। साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वह नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। भाषा काव्य संग्रह जो ये पुस्तक है यह महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया है और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे भी पंक्तियाँ दी गई हैं, रचनाकार दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ए, ठीक है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, यह जो पंक्ति है वह है पंत की। जीवन का लेकर वल नव विचार, यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। सुमन हृदय में सेज बिझाते, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की।
सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पिक। यह जो पंक्ति है वह निराला की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? ठीक है, तो यह जो लेखक है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। विकल्प सही हो जाएगा डी। नगेंद्र की जो रचना है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 2-3 ग्रंथ लिखे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ पे। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इनका महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। ठीक, आगे देखेंगे। लघु मानव के बहाने हिंदी साहित्य पर एक बहस के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, विजय देव नारायण शाही। ठीक है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। यह तीसरे तार सप्तक के कवि हैं और शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। ठीक है, इनकी अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो साखी, मछलीघर, संवाद तुमसे। ठीक है, मुक्तिबोध ने कहा है कि नई कविता के संदर्भ में कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं बल्कि विविध है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता के संदर्भ में कहते हैं कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों में संयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ नई कविता के संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे दिया है काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। पंक्ति है सत्य निपुणता, लोकशास्त्र, काव्याध्य वेक्षणांत, काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे। यह पंक्ति किसकी है? यह पूछा है। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है वह है मम्मट की। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा सी, मम्मट की है। मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को संयुक्त रूप से स्वीकार किया है। ठीक है, ये काव्य हेतु से संदर्भित मम्मट का कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे कूट दिया हुआ है, ये भाषा है और उसके ग्रंथ कुछ नाम है, अन्य नाम है, तो हमें उस हिसाब से बताना है। तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो क्या होगा? तो सही उत्तर है सी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह यहाँ पे आप देख लीजिए सी, और यहाँ पे हम मिलान कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ब्रज भाषा जो है वह अंतर्वेदीय इसका अन्य नाम है। अवधी का अन्य नाम कौशली या वैशवाड़ी है। ठीक है, हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू या इसको देशवाली भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी को खलटाही लरिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वह है सी, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था। यह गलत है, इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था और यह देवकीनंदन खत्री जी की रचना है। और देवकीनंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके कुछ अन्य जो रचनाएं हैं वह है चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजल की कोठरी 1902 ईस्वी, अनूठी बेगम 1905 ईस्वी, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी, भूतनाथ। ठीक है, और ये चंद्रकांता के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल सत्य है कि परीक्षा गुरु के बाद लिखी गई, असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। ठीक है, रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है इसमें। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो टोटल 4 कृतियों में। सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, वो 4 कृतियां कौन है? रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली। ठीक है, और बात करें अगर तुलसीदास जी के बारे में तो ग्रियर्सन कहते हैं बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोक काव्य इन्हें माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं यह एक कवि ही नहीं हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसीदास जी के संदर्भ में कहते हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से सुमेलित करना है, रचनाएं हैं और रचनाकाल है, हमें बताना है कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। चंद्रायन जो है वह 1379 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। और मृगावती 1503 ईस्वी में, बिल्कुल सामने सामने ही सही है। मधुमालती 1545 ईस्वी और पद्मावत 1540 ईस्वी। चंद्रायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती कुतुबुन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है और पद्मावत जायसी जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, कौन है? तो वह है श्रीधर पाठक। सही विकल्प हो जाएगा सी, ठीक है, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की कुछ प्रमुख रचनाएं देखें। जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, भारत गीत 1918 ईस्वी, मनोविनोद 1912 ईस्वी, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, बनाष्टक 1912 ईस्वी, ठीक है। श्रीधर पाठक ने काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली का प्रयोग पहली बार मुक्त रूप से किया था, ठीक है। यह आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्हें आधुनिक काल का प्रथम स्वच्छंद कवि और स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसके साथ ही स्वच्छंदतावाद का पहला दर्शन हमें इन्हीं की कविताओं में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है बी, 1939 ईस्वी में। यह आचार्य शुक्ल जी द्वारा का जो चिंतामणि भाग 1 है, सबसे पहले विचार वीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। बाद में यह चिंतामणि के नाम से भाग 1 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। चिंतामणि भाग 2 का संपादन जो है संपादन कार्य विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने 1945 ईस्वी में किया, और चिंतामणि भाग 3 का जो संपादन कार्य है वो नामवर सिंह ने 1943 ईस्वी में किया, ठीक है। और चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? तो कौन सा निबंध नहीं है? वह है बी, काव्य में अभिव्यंजनावाद, ठीक है। यह इनका व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। बाकी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, यह इनका व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध है, ठीक है। इनके कुछ सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध है। कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और वैचित्यवाद में काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये सारे इनके सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध है। मनोवैज्ञानिक निबंधों की बात करें तो करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ, प्रीति आदि मनोभाव और विकारों पर इन्होंने जो निबंध लिखे वो मनोवैज्ञानिक निबंध इनके कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुछ आचार्य दिए हैं, उन्हें कालक्रम अनुसार हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो सही विकल्प की बात करें यहाँ पे तो ए है, ठीक है। सर्वप्रथम दंडी, जिनका समय 7वीं शताब्दी के आसपास, उत्तरार्ध के 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आसपास माना जाता है। वामन का समय जो है वो 8वीं शताब्दी है, ठीक है, 8वीं 9वीं शताब्दी, ठीक। मम्मट का जो समय है वो 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। विश्वनाथ का जो समय है वो 14वीं शताब्दी है, और जगन्नाथ जी का जो समय है वह 17वीं शताब्दी के मध्य भाग में माना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कमायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे असत्य कथन को हमें बताना है, तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। इसमें उदात्तीकरण किया गया है। यह जो रचना है अभेद मूलक अद्वैतवाद का संकनाद करती है। यह नारी सृष्टि की संजीवनी है, और यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है, और यह मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण भी करती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है?
तो यहाँ हम देखेंगे सही विकल्प अपना, तो वह है आचार्य शंकु, विकल्प सही हो जाएगा डी। ठीक है। सॉरी, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में एक रस सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। तो इसे व्याख्यायित किया 4 आचार्यों ने, जिसमें पहले आए भट्टलोलट, जिन्होंने सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, और इनकी जो दार्शनिक मत जो आधारित था यह मीमांसा दर्शन पे आधारित था। दूसरे आचार्य आए थे आचार्य शंकु, जिनका सिद्धांत था अनुमितिवाद और यह न्याय दर्शन पर आधारित था। तीसरे आचार्य आए थे भट्ट नायक, जो भुक्तिवाद या भोगवाद का सिद्धांत दिया जिन्होंने, और वह सांख्य दर्शन पर आधारित था। चौथे आचार्य आए अभिनव गुप्त, जिन्होंने सिद्धांत दिया अभिव्यक्तिवाद का, और यह शैव दर्शन पर आधारित था। ठीक है। तो अनुमितिवाद जो है वो आचार्य शंकु की से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के हिसाब से हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो इस प्रश्न का अगर हम सही विकल्प देखेंगे तो वह हो जाएगा ए। सर्वप्रथम केशव। केशव का जो समय है वो 1555 ईस्वी से लेकर के 1617 ईस्वी है। सेनापति के समय की बात करें तो वह 1589 ईस्वी से संबंधित हैं। देव की बात करें तो 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी, और पद्माकर जो हैं वो 1753 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी तक। तो इस प्रकार हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संगत युग्म का हमें चयन करना है, कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति या वामन की रचना है। ठीक है। काव्य प्रकाश जो है वो आनंदवर्धन की रचना नहीं है, वह मम्मट की रचना है। काव्यादर्श जो है वह दंडी की रचना है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की है, और काव्यालंकार जो है वह भामा की रचना है। ठीक है। उल्टा सीधा इसमें थोड़ा दे दिया है। कुछ कथन दिए हैं, उनमें विचार करके हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर है ए। पहला और दूसरा कथन सत्य है। क्या है पहला दूसरा कथन? प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। ठीक है। और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता और साहित्य के अन्य रूप सामने आए। ठीक है। चलिए, ये वाला थर्ड कथन सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रैदास किसके गुरु थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, मीराबाई की। ठीक है। रैदास मीराबाई ने अपनी पंक्ति गुरु मिलिया रैदास दीन्ही ज्ञान की गुटकी में अपने गुरु रैदास के बारे में उल्लेख किया है। रैदास जी जो हैं वो काशी में जन्मे थे, और 1388 ईस्वी में इनके गुरु का नाम रामानंद था, और इनकी एक प्रमुख पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बांस समानी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मलूक दास जी के गुरु की बात करें तो मलूक दास जी के जो गुरु थे उनका नाम था पुरुषोत्तम। हरिदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था परागदास। लाल दास जी के जो गुरु थे उनका नाम था गदन चिश्ती। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ए। घनानंद जो हैं वो लक्षण ग्रंथकार नहीं है। ठीक है। बाकी सारे कवि लक्षण ग्रंथकार हैं। ये रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है। ना रीतिबद्ध और ना ही रीति सिद्ध। केशव, सेनापति, चिंतामणि, मतिराम, देव ये सभी रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। बिहारी जो थे वो रीति सिद्ध कवियों में आते थे, और रीति मुक्त कवियों में घनानंद, रसखान, आलम, बोधा, ठाकुर जैसे कवि आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संगत युग्म का चयन करना है इसमें हमें। तो यहाँ देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। सही है बी, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। ठीक है। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। ठीक है। और मध्वाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद से संबंधित हैं। ठीक है। यहाँ पे आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कालक्रम के अनुसार से हमें निबंधों का सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए। ठीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तुम चंदन हम पानी
57 ईस्वी में लिखा गया विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। यह उन्हीं के ही सारे जो हैं निबंध हैं। आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में लिखा गया। परंपरा बंधन नहीं, यह जो है 1976 ईस्वी में लिखा गया। भाव पुरुष श्री कृष्ण, यह जो है 1990 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुछ स्थापना दी है, तर्क दिया है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प होगा वह है बी। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही हैं। कथन क्या है? प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला, क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। दोनों ही सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम हमें बताना है। कितने हृदयों के मधुमिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, प्रसाद। ठीक है, यह प्रसाद के महाकाव्य जो है कमायनी उसमें से लिया गया है। निराला की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ठीक है, अज्ञेय का है मौन भी अभिव्यंजना है। पंत का है सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। असत्य कथन है कि कवि ने योगीन समस्याओं का उचित और सार्वग्राहिक समाधान दिया है, यह यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वह सही हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। असत्य कथन को यहाँ पे भी चयन करना है हमें। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वह है डी। अंधेरे में कविता चांद का मुख टेढ़ा में संकलित नहीं है, यह गलत है। चांद का मुख टेढ़ा में ही संकलित है। जबकि ठीक है, कमायनी श्रद्धा का तीसरा सर्ग है, सही है। राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित है, सही है। कुकुरमुत्ता में छायावती शब्दावलियों का निषेध है, यह भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, कुछ काव्य पंक्तियां दी हैं, उसमें के संदर्भ में हमें कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। प्रथम पंक्ति में शेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यह जो कथन है वह सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारे कथन सही हैं। यह गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं, बिल्कुल सही। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही। यहाँ खेप का अर्थ है माल का बोझ, यह भी बिल्कुल सही है। प्रथम पंक्ति में श्रेष्ठ अलंकार यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द एक और नया वीडियो लेकर आएंगे नए प्रश्न पत्र के साथ। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल के प्रति। अपने वीडियो को अगर लाइक करिए, अगर पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।